अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और सियासी गर्मा गर्मी में भी इजाफा, यही सब कुछ हो रहा है हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्दी की लहर बतदरीज आ रही है, मगर महंगाई की लहर बहुत तेजी से आई है और इन लहरों ने सियासी दर्जा हरारत को भी भरपूर तौर गरमा दिया है। मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत की मुख्तलिफ तावीलें हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, वजाहतें हैं। शहबाज गिल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने साजिश करके चीनी की कीमत डबल करवाई है। जिम्मेदार सिंध हुकूमत हो या फिर विफाकी हुकूमत, बोझ सिर्फ अवाम के कंधों पर है, जो पहले ही महंगे पेट्रोल का रोना रो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमत पहले ही आलमी मंडी में बढ़ती कीमत को करार दे चुकी है। वजीर आजम ने आज फिर ट्वीट करके दावा किया है कि कोरोना की बंदिशों ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, लेकिन पाकिस्तान महंगाई के एतबार से दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी बेहतर है। दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत का ये बयानिया मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पीडीएम के सरबराही इजलास में महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब फैसला कुन यानी एक बार फिर फैसला कुन लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है, लेकिन पीडीएम में शामिल बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून इस हवाले से कंफ्यूज है, हतमी तारीख देने से गुरेजा है। इत्तलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान नून लीग की इस मुबहम पॉलिसी से नाला हैं और उन्होंने अपने तहफ्फुजात का इजहार भी भरपूर तौर किया है। फैसला कुन लॉन्ग मार्च पर भले इख्तिलाफ हो, लेकिन जल्द इंतखाब पर सबका इत्तेफाक नजर आता है। सियासी गर्मा गर्मी में सबसे अहम सवाल यह है कि महंगाई से मुतासरा आवाम के लिए आया कोई रिलीफ है तो क्या है और कब मिलेगा? क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात महंगाई के मसले का हल है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख हमारे साथ हैं, इकॉनमी पर गहरी नजर रखते हैं, माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब, और इनके तज्जिए और इनके नंबर्स ये सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं सूरत हाल को देखते हुए, और वहाँ पर कम ही है कि कभी शायद कोई वजीर साहब या मुशीर साहब आके जवाब दें कि डॉक्टर फारूक साहब ये फिगर्स ऐसे नहीं है, हुकूमत तो फिगर्स ये दे रही है। और हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट फारूक हमीद साहब भी मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज करना चाहेंगे, ये जो चीनी का मामला है 3 साल हो गए, हुकूमत इसको रेगुलराइज नहीं कर पाई, बहुत से वादे दावे इंक्वायरीज, करीबी दोस्त भी दूर हो गए, माफिया की भी गर्दान हुई। मसला क्या है कैसर शेख साहब, आप क्योंकि ज्यादा करीब से इस मामले को समझ पा रहे होंगे, ये जो विफाक और सिंध जब भी कोई मामला इतना बड़ा होता है, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, ये फरमाइएगा ये जो चीनी की कीमत का राइट नाउ मामला बना है, 2 दिन से बयान दिए जा रहे हैं विफाक से सिंध पर और सिंध से विफाक पर, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कमोडिटी की कीमत है ना, वो दुनिया की कीमत के साथ आजकल मुंसलिक है। जब आप डॉलर को हमने छोड़ा था 120 रुपये, जब शायद खाकान साहब की हुकूमत हटी तो 120 रुपये के लगभग डॉलर था, आज आपने 170 कर दिया, 50 रुपये डॉलर बढ़ा दिया। तो चीनी की कीमत दुनिया की कीमतों के साथ है। दुनिया की कीमत अगर बढ़ेगी, आप अगर उसको रोकेंगे भी तो नहीं असल में ये नाअहल लोग हैं, इनका कोई प्लानिंग नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मार्केट मैकेनिज्म किसको कहते हैं, मार्केट किस तरह चलती है। मेरा 55 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, इसमें ना ही सिंध हुकूमत ना ही फेडरल हुकूमत जब तक ये करेंगे नहीं, डॉलर को सही नहीं। देखिए, दुनिया की एक कीमत है, अगर आप डॉलर को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कीमत महंगी होगी, बाहर नहीं तो बाहर स्मगल हो जाएगी, नहीं तो बाहर से जब आप इंपोर्ट करेंगे तो महंगी मिलेगी आपको। ये रुक सकती ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग करते हैं, ये गलत कह रहे हैं कि कोई मिडल मैन या वो माफिया है। इनको समझ ही नहीं है मार्केट की कि मार्केट किसको कहते हैं। कोई मेरे जैसे हम लोगों ने तो पहले ही इनसे कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम आपको मशवरा दे देते हैं, और इनसे कोई भी इनको कारोबारी आदमी समझा सकता है कि इस तरह मार्केट जो चलती है क्या रोक लेंगे। इन्होंने तो कहा था। कैसर साहब, मैं ये जरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बाद में आऊंगी। आपकी इसी गुफ्तगू में एक सवाल है आपसे कि ना ये जखीरा अंदोजी है ना सट्टा है, ये सट्टे का भी बात की गई हुकूमत की। ये फरमा दीजिएगा कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, इस हुकूमत की तरफ से भी वादे और दावे किए गए, चीनी की कीमत आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी जाकर जोड़ना चाहें, मगर लोकली आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो एक्सपोर्ट की तरफ जाना और इंपोर्ट की तरफ आना, क्या लोकल अपनी जरूरत को देखकर ये मामला तय किए जाते हैं या फिर बिन देखे तय हो रहे हैं? अगर चीनी की प्रोडक्शन अपनी है, शुगर मिलें हमारी अपने हैं, चीनी तैयार यहां हो रही है, फिर भी रेगुलराइज नहीं हो पा रही, तो क्यों? आप जितनी भी यहाँ प्रोडक्शन कर लें, जितनी भी तैयारी कर लें, अफगानिस्तान का मुल्क है, वहाँ 4 करोड़ की आबादी है, वहाँ स्मगलर इतनी बड़ी आपकी बॉर्डर है,
इवन इंडिया में अगर वहाँ कीमत जो है वो ज़्यादा होगी तो आप कितनी भी आप डबल कर रहे हैं प्रोडक्शन को। अगर दुनिया में डिमांड है आप उसको रोक नहीं सकते। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको कहा अगर कर सकते हो तो पकड़ लो सबको और देखो कीमत घटती है। भाई कोई समझ तो जाओ ना कि मामला दुनिया की कीमतें, आप डॉलर को बढ़ाते जा रहे हैं। भाई डॉलर को किसने आपसे कहा था? आप कहते हैं कि हमने मसनूई तौर पे डॉलर पर रोका। ओ भाई आम आदमी, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, उसके महंगाई की हद कर दी। कीमत घट सकती ही नहीं है। ना ही तेल की कीमत यानी कि जो बाहर से हम मंगाते हैं, ना चीनी की कीमत, ना दालों की कीमत। जो दुनिया की कीमत होगी वही कीमत रहेगी। आप ना तो इम्पोर्ट जी ठीक है, कीमत काम नहीं हो सकती क्योंकि डॉलर के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसमें एक एंगल रह गया गवर्नेंस का, उस पर बाद में आते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आज मुशीर खजाना की जानिब से फिर ट्वीट कर में ये कहा गया कि पाकिस्तान में चीनी जरूरत से ज्यादा मौजूद है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसर शेख साहब दे रहे हैं, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लें। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि चीनी सरप्लस है फिर भी महंगी है। इक्तिसादियात में, मईशत के अंदर अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो फिर ये बुनियादी उसूल की नफी नहीं है। मामला फंस कहां पर रहा है? तो ये पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट 5 चीजें जो मेरे जहन में आती हैं, जिनमें आटा, चीनी, सब्जियां, दूध और गोश्त। ये कहना कि आलमी मंडियों में इनकी कीमत बढ़ गई है तो पाकिस्तान में भी बढ़ जानी चाहिए, ये चीज मेरी समझ में नहीं आ सकती। यहाँ दूध पाकिस्तान में हम निकाल रहे हैं, गाय यहाँ की रहने वाली है, जो निकाल रहा है फार्म उसको हम रुपयों में उसकी उजरत दे रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये आलमी मंडियों के डायरेक्ट इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आप पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, एलएनजी की बात कर लें, जो हम बाहर से ला रहे हैं, अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत बढ़ती है तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये आटा, चीनी, सब्जी, दूध और गोश्त जो है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है आलमी मंडियों के साथ। दूसरा असल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 3 साल का अगर आप बड़ा गौर से तजिया करें तो हमें मिलते हैं कुर्बानी के बकरे। पहले साल हमें बताया गया कि 200 अरब डॉलर जो है वो स्विस बैंकों में पड़ा है, जरदारी साहब का पड़ा है और नवाज शरीफ साहब का पड़ा है। वापस आ जाएगा तो 100 बिलियन डॉलर आपको याद है कि IMF के मुंह पे मारना था और बकिया 100 बिलियन डॉलर के हमने पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहानी थी। तो ये रियली नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को एक कुर्बानी का बकरा था, इनके पास फुकदान था पॉलिसी का। दूसरे साल में आप आ जाएं, फिर चीनी की बात शुरू हो गई, उस वक्त फिर माफिया सामने आ गया। फिर ये बताया गया कि कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि माफिया है। माफिया भी मैं समझता हूँ कि कुर्बानी का बकरा है, असल में फुकदान है पॉलिसी का। अगर माफिया एग्जिस्ट करते हैं तो आप पॉलिसी का इस्तेमाल करके उस माफिया को तोड़ डालें। अब मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से IMF को भी हमने कुर्बानी का बकरा बना रखा है कि बिजली की कीमत बढ़ रही है बिकॉज IMF हमें कह रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो IMF हमें ये कह रही है। तो यहाँ कुर्बानी के बकरे हमने देखे हैं, तकारीर देखी हैं, बेशुमार तकरीरें देखी हैं और सियासी इख्तलाफात, यानी कि फेडरल हुकूमत जो है वो सिंध को कह रही है, सिंध वापस गाली गलोच कर रही है। जो पॉलिसी है और जो टीम है, ये 2 चीजें बिल्कुल मिसिंग रही हैं पिछले 3 सालों में। तो हमने कुर्बानी के बकरे देखे, तकारीर देखी, नारे देखे, लेकिन ना हमें कोई पॉलिसी नजर आती है और ना कोई टीम नजर आती है। पॉलिसी उस वक्त तक नहीं पाएगी जब तक टीम नहीं होगी, और टीम आपने देखा खास तौर पे वजारत खजाना को आप देखें तो टेक्निकली 5 वज़राए खजाना हम बदल चुके हैं। यानी कि पिछले 40 महीने अभी होने को आए हैं PTI हुकूमत के, औसतन 10-11 महीने नहीं मिल रहे हैं एक वजीर खजाना को। तो यहाँ पे टीम एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, मुकम्मल कंफ्यूजन है। आप सोचिए कि नवंबर की 1 तारीख को वजीर आजम साहब ने जो पेट्रोल बढ़ाने वाली समरी थी, हमें बताया गया कि वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, वो उन्होंने अवाम के ख्याल में। फिर नवंबर 3 को रिलीफ का पैकेज आ गया कि 120 अरब रुपए की रिलीफ आ रही है, और 4 और की रात को वो 8 रुपए पेट्रोल और 8 रुपए डीजल बढ़ गया। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, वो नी जर्क रिएक्शंस हैं कि एक आपने सोचे बगैर किसी चीज का ऐलान कर दिया। अब वो रिलीफ पैकेज जो है उसके पीछे भी कोई मंसूबा या प्लान नहीं है, वो किस तरह बांटा जाएगा, वो पैसा आएगा कहाँ से, क्या मुल्क मजीद कर्जा लेके वो 120 अरब रुपया इकट्ठा करेगा, बिकॉज बजट में तो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे 3 साल से तो मैंने यही सीखा है
कि नारे बड़ा जबरदस्त कंक्लूड कर दिया डॉक्टर फारूक साहब के टीम की तलाश, और टीम हो तो पॉलिसी बने, और पॉलिसी हो तो फिर कोई गवर्नेंस की तरफ मामला जाए। इस पर आएंगे आगे, लेकिन फारूक हमीद साहब, ये जो शौकत साहब कह रहे हैं, मुशीर खजाना साहब, कि चीनी सरप्लस है फिर भी महंगी है, और अभी जो माफिया का बकरा बनाने की डॉक्टर फारूक ने, ये क्या हुकूमत का जो माफिया का मंत्रा है या माफिया के लफ्ज का कह देना, ये कोई मसले का हल है? ये तो आने से पहले भी इस हुकूमत को पता था कि माफियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मसाइल पैदा करते हैं, बिना हल के सिर्फ नारे लगाए गए। जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें बढ़ी हैं, तेल की, गैस की, और फिर पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में हमने तो हमेशा देखा है कि माफिया जो है उनका एक ख़ास किरदार रहा यहाँ पे। और जब से इमरान खान आए हैं, ये बात सही है कि ही इज़ टेकिंग ऑन द माफिया उनके खिलाफ जाहिर बात है सब इकट्ठे हो गए, हर किस्म का माफिया, आप किसी का भी नाम ले लें, इंक्लूडिंग द शुगर माफिया। और ये एक कंटिन्यूस जंग देख रहे हैं हम बिटवीन इमरान खान एंड द माफिया इन द लास्ट 3 years। और जिसने पहले उसको गिरा दिया वो आप समझे वो जीत जाएगा। अभी तक तो ये है कि स्टैंड ऑफ चल रहा है, स्टेलमेंट चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले नहीं देखा जो अगेंस्ट दी शुगर मिल। खबरें आती थी पहले भी कि यहाँ जो होल्डेड स्टॉक्स हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, वो स्टॉक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, इतने हज़ार बैग। लेकिन आज तो मैंने एक मीडिया चैनल पे ये भी खबर सुन ली, विद ऑल रिस्पेक्ट टू कैसर साहब, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि इत्तफाक शुगर मिल से 55,000 बैग्स, 55,000 बैग जो है वो गवर्नमेंट ने लिए, प्लस और भी बड़े ये गोदामों में और यहाँ पे अपना ये पड़ी हुई है अपना शुगर। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखें, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कि ये माफिया में एक्चुअली ये सारे जो मिल ओनर्स हैं ये तो गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, ये पीडीएम में भी की बड़ी पार्टीज में भी बैठे हैं। और मैं हैरान हूं कि जनाब हमारे भाई जो है मुर्तजा वहाब साहब, वो कह रहे हैं कि जी वो जो 16 मिलें हमें बताएं। हमने तो कितने अरसे से सुन रहे हैं कि 3 मिलें तो चले बंद हो गई, वो 16 मिले हमने तो हमेशा ये सुना है कि वो तो जरदारी फैमिली के डायरेक्टली ओमनी ग्रुप का नाम बीच में आता है। तो खुदारा एक दफा मुर्तजा साहब हमें ये बता दें कि वो जो 16 मिले हैं जिसको आम तौर पे समझा जाता है कि जरदारी साहब की है, तो वो एक्चुअली किसकी मिले हैं, कौन चला रहा है वो? यहाँ पंजाब में तो मानते हैं शरीफ फैमिली है, जहांगीर तरीन है, ये खुसरो बख्तियार, ये बाकी सारे बड़े लोग हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यही लोग जो पावर में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, और भाई यही कर रहे हैं सारा काम, यही ज़ख़ीरांदोज़ी कर रहे हैं। फारूक साहब, इस पूरी सूरत हाल में सवाल ये बनता है कि आप जो कह रहे हैं कि सारा माफिया मिलकर इमरान खान के खिलाफ जंग कर रहा है, तो फिर अभी आगे कौन है? क्या हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी, माफिया भी ऐसे ही मौजूद रहेगा? सवाल ये था कि इसी माफिया को जानते हुए तो इमरान खान साहब ने दावा किया था कि वो जानते हैं इनसे कैसे लड़ना है, वो इनको ठीक करेंगे, मगर अभी आप खुद कह रहे हैं खुद हुकूमत के अंदर भी माफिया, यानी कि इसे अशराफिया कहा जा सकता है कि जिनके पास इख्तियार है वो बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि इस लड़ाई का कोई हल है? मैं बताता हूं, मजे की बात यह कि यही लोग हैं जो ज़ख़ीरांदोज़ी भी कर रहे हैं। इन्हीं को फाइन किया गया 55 बिलियन रुपीस बाय कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, और यही लोग अब सड़कों पे आएंगे पीडीएम की शक्ल में। ऑब्वियसली उनको बहाना मिल गया कि जनाब हम, मेरी नजर में ये एंटी पीपल हैं, ये तो अवाम के खिलाफ ये लोग हैं, तो अवाम को चाहिए कि इनके खिलाफ को अवाम भी उठ खड़े हों। सर फिर इसका मतलब है आप कह रहे हैं हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर सकती? जो ऊपर बात डॉक्टर फारूक ने की कि वो कहते हैं कि ना टीम है ना पॉलिसी है, तो मैं गवर्नेंस की तो बात पे जाती नहीं ना। जिसके पास टीम ना हो और पॉलिसी ना हो तो गवर्नेंस क्या दिखाएगा? ये तो गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल है ना। 3 साल बाद अगर चीनी की कीमत एक मुल्क में रेगुलराइज ना हो सके, क्योंकि ये तकरीबन पहले साल के आखिर से मसला शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीनी कहाँ गई, फिर इंक्वायरीज हुई। सर एक चीनी की कीमत जो हुकूमत कहती है उस पर लोगों को नहीं मिलती है। भाई मेरी बात सुने, मुझे आप ये बताएं कि ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, ये गवर्नेंस के इश्यूज हो गए, ये टीम वाले इश्यूज है, बिल्कुल डॉक्टर फारूक साहब सही फरमा रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है जिसके 6-7 आईजी चेंज किए हुए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी पंजाब की चेंज हुए, तो वो तो जारी बात है। और इसी तरह एट द फेडरल लेवल ऑल्सो ये तमाम फाइनेंस मिनिस्टर। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये गवर्नमेंट जो है इट इज फेस्ड विद अ वेरी बिग क्राइसिस, जिसमें अगर इन्होंने थोड़ी सी अपना कमी दिखाई, अपनी सुस्ती दिखाई और ये सरेंडर कर गए इन तमाम लोगों के सामने, तो फिर तो ये इनका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे ये। तो लिहाजा इन्होंने खड़े होना है। दे हैव टू मेक श्योर कि रिट ऑफ द स्टेट अपनी बनाएं और इंश्योर करें कि ये माफिया जो है ये कामयाब ना हो जो वो चाहते हैं।
ये कामयाब ना हो, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मुल्क में तो हम बार बार ये बात करते रहे कि सियासी बहरान है। अब इसी के ऊपर मजीद आगे आप सबसे बात करना चाहूंगी कि माफिया सब कुछ कर रहा है, तो माफिया इतना पावरफुल क्यों और कैसे है? क्या हुकूमत पाकिस्तान कमजोर है इस माफिया के सामने? अभी ऊपर बात की थी कैसर शेख साहब ने, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश किया। अभी फारूक हमीद साहब ने, कैसर साहब, कहा कि ये लोग हर जगह बैठे हैं, हुकूमत में भी हैं। उन्होंने नून लीग से मुतालिका शुगर मिलों की बात भी कर दी, पीडीएम के अंदर भी बैठे और यही लोग एहतजाज करेंगे। क्या नून लीग भी इस माफिया को इस्तेमाल करेगी या पीडीएम भी अपने एहतजाज के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाएगा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? मैं मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब का और फ़ारूक हमीद साहब को बड़ा एहतराम करते हुए ये कहता हूँ, देखिए मैं 55 साल से इसी कमोडिटी के बिज़नेस में हूँ। देखिए गलत लोगों को ना राह दिखाएं। दुनिया आज छोटा एक विलेज बन गया है। आप सारी दुनिया में कीमतें एक जैसी हैं, अगर आप उस पर कोई ड्यूटी लगाते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाती है। मैं आपको सिर्फ, अगर ये माफिया था तो 75 रुपए से आप माफिया के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं तो वो 150 रुपया हो गया। अब और एक्शन कीजिए, अगर दुनिया की कीमत बढ़ गई तो 250 हो जाएगी। बात ये नहीं है, इसमें करिए ये। देखिए जो भी प्रॉफिट होता है ना, मैं फारूक साहब क्योंकि बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं, देखिए टैक्स प्रॉफिट उनको बहुत हुआ है, शुगर मिलों को सबको प्रॉफिट हुआ है। इस बार पूरी दुनिया में कारपोरेट सेक्टर में बहुत प्रॉफिट हुआ है। पाकिस्तान में भी, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो यानी बाहर से आने वाला तेल हो जो पाम ऑयल वगैरह है, प्लास्टिक्स हो, हर चीज़ में ह्यूज प्रॉफिट हुए हैं। इनको चाहिए प्रॉफिट को अमीर आदमियों से ज़्यादा लें, प्रॉफिट की परसेंटेज कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को बढ़ा दें और वही चीज़ें गरीब आदमी को सब्सिडाइज करें। देखिए मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि इनको ये चाहिए कि ये कम से कम मिनिमम सैलरी 30,000 कर दें और 30 और 50,000 40,000 तक जिसकी सैलरी है उसको 25% इंक्रीमेंट कर दें। ये सारा मैंने कैलकुलेट किया है, सिर्फ 200 अरब रुपए बनेगा। 200 अरब रुपए आप अमीर आदमी से टैक्स लें, उनको दें, आप हुकूमत को कोई बोझ नहीं पड़ेगा। टैक्स दे क्या जिसे ये माफिया कह रहे हैं वो टैक्स दे रहा है? सर देखें, जिसे ये माफिया कह रहे हैं या क्यों नहीं देगा, दे रहा है ऑलरेडी ऑलरेडी टैक्स आपका बढ़ा है, रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ा है इस बार एफबीआर का, देखिए तो सही कितना बढ़ा है, टैक्स दे रहे हैं। इधर पहली बार ये जो टैक्स आया है पिछले 25-30% पिछले साल से बढ़ के आ रहा है। टैक्स और ले सकते हैं आप, अमीर आदमी को नफा हुआ है वो टैक्स दे देगा। जबरदस्ती आप दुनिया की कमोडिटी प्राइस को कंट्रोल करेंगे तो और महंगा हो जाएगा। अच्छा पकड़ लीजिए, मैं समझता हूँ 1 महीना 2 महीने में आप जितनी चीनी पकड़ लीजिए, अगर रेट और ना, मैं मार्केट का तजर्बा आपको बता रहा हूँ। देखिए दुनिया में आप इंडिया स्मगल हो जाएगी, गंदम हो जाएगी, चीनी हो जाएगी, अफगानिस्तान हो जाएगी। आप प्राइसेस को कंट्रोल, और ये माफिया वाफिया नहीं होता, यही सिस्टम पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ये जो ट्रेडर का सिस्टम या आड़ती का सिस्टम 200-300 साल से प्रिवेल कर रहा है और ठीक चल रहा है। इस वक्त दुनिया में असल में कमोडिटी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। हमारे यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे शेख साहब, हमारे यहाँ आपका हमारा कसूर क्या है? बस बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है, बात खत्म कर रहा हूँ जी, कहिए। जो बता जी, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूं कि इन्होंने ज्यादती की है, जो डॉलर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, उससे एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। खुद असद उमर ने फाइनेंस कमेटी में, मैं चेयरमैन था और वो मेरे साथ मेंबर थे, उन्होंने एग्री किया जब वो बाद में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने कि हमारा ख्याल था कि डॉलर को बढ़ाने से, पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू करने से हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे। एक्सपोर्ट नहीं बढ़े। इन्होंने कहा था कि हम बैलेंस ऑफ, इन्होंने कहा था कि हम डेफिसिट घटा देंगे। जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट इस 3-4 महीने का कोई 6 अरब हो गया है। बढ़ाया घटाया क्या है? जितनी भी आप कर रहे हैं, हमारे पास इतनी चीजें नहीं है जो मैं सर, अब मैं आपकी बात से एक नतीजे पहुंची, आप सिर्फ डॉलर रेट को फोकस करके एक ही उसकी रीजन करते। सर मिडिल मैन का रोल है हमारी इकोनॉमी में कोई? आप आड़ती के किरदार की बात कर रहे हैं, मिडिल मैन के रोल पे बहुत बात होती है कि वो कमा जाता है, ना सारिफ को मिलता है ना ग्रोथ को मिलता है। सर तो फिर गवर्नेंस बनेगी ना कहीं ना कहीं रेगुलराइज। प्रॉफिट देखिए मिडिल मैन एक थोड़ा सा प्रॉफिट लगता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो तो ओपन मार्केट है और हजारों लोग मिडिल मैन क्यों नहीं बन जाते? आम बंदा जो बेकार फिरता है वो जाके दुकान बना ले, उसको इतना नफा है तो ये बात नहीं है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि अमीर आदमी से टैक्स लेके ये जो 120 अरब इन्होंने दिया है, बस बात को थोड़ा सा खत्म करता हूं, 120 अरब रुपए ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। 13 करोड़ बंदों में 120 अरब रुपए 900 रुपए बनता है, और अगर 6 महीने में करे फी कस 150 रुपए बनता है। वो वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन में और कई उसकी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें खर्चा हो जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा। इनको चाहिए कि 200 अरब रुपए ज्यादा तनख्वाहें दे दें, आम लोगों को बड़ा फायदा, और जो तनख्वाहों से हटके लोग हैं उनको वैसे कोई रिलीफ दे दें, उसका भी हल निकाल लें। वो अगर ये सिस्टम करना चाहते हैं और अमीर पर टैक्स, ठीक कैसे शेख साहब, इसका फारूक साहब ने भी बड़ा जबरदस्त इसको डिवाइड किया है कि किस तरह से 120 अरब रुपए पहुंचेंगे अवाम तक। डॉक्टर फारूक साहब, आज वजीर आजम ने भी ट्वीट में ये कहा है कि अशिया जरूरिया की जो कीमतें हैं वो कोरोना की बंदिशों के बावजूद पाकिस्तान ने उसके बड़े बेहतर इंतजाम किए हैं। अब जो कैसर शेख साहब बात कह रहे हैं, ये बहुत करीब करीब है जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि लोग इस बात को समझें। क्या वाकई जमीनी हकीकत यही है? देखिए, कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, कोरोना पूरी दुनिया में आया था, और कोरोना पूरी दुनिया में आया था। अब आप अगर अफराते ज़र के रेट देख लें तो जो एवरेज ग्लोबल रेट कहलाता है अफराते ज़र का, इन्फ्लेशन जिसमें सारी दुनिया के मुल्क को जमा करके, वो औसतन 3.2 आ रहा है। अगर इस खत्ते में हम देखें तो मालदीव सबसे नीचे है, वहाँ पे 1% है, नेपाल में 4 है, इंडिया में 4.6 है, बांग्लादेश में 5.9 है, पाकिस्तान में 9% है। तो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। गोइंग बैक टू वो जो चीनी वाला इशू आपने शुरू किया था, अगर आपको याद हो कि अक्टूबर 2020 में वजीर आजम साहब ने एक तकरीर की थी, और ये तकरीर की थी वो जो चीनी की रिपोर्ट निकलने के बाद। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, हम पूरी तरह चीनी की मार्केट को समझ गए हैं, और अब मैं यकीन दिलाता हूं कि चीनी की कीमत दोबारा कभी नहीं बढ़ने देंगे। ये वक्त है जब चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 80-85 रुपए चल रही, अब उससे दोगुना बढ़ गई। देखिए, यहाँ पे मैं बार बार यही पहले भी ये कह चुका हूं कि फुकदान है पॉलिसी का। हम 50 साल से सीख नहीं रहे। ये छापा मारने से, ये आपको पुलिस की नफरी लगाने से कीमतें मजीद बढ़ती हैं, और 50 साल जो है तारीख इसकी गवाह है। तो दूसरी बात, मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये जो लड़ाई का हम जिक्र करते हैं कि शायद वजीर आजम साहब जो हैं वो माफिया के साथ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक लड़ रहे हैं। ऑन द ग्राउंड कोई लड़ाई नहीं हो रही। ऑन द ग्राउंड तो आप सोचिए कि वो माफिया जो है वो तो पैसे बना ही चला जा रहा है। अगर 2018 में पूरा पाकिस्तान जो है वो चीनी खरीदता था कोई 300 अरब की, क्योंकि औसतन हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत पाकिस्तान में तकरीबन 25 किलो चीनी इस्तेमाल करते हैं सालाना की बुनियाद पे। आज वही चीनी जो है वो 700 से 800 अरब लग रहे हैं। तो वो 300-400 अरब रुपया जो है वो इजाफी आपकी और मेरी जेब से निकला है, और यकीनी बात है वो किसी की जेब में गया होगा। तो अगर लड़ाई का फायदा हो रहा है माफिया को, माफिया तो 300-400 अरब रुपया मजीद कमा गई। अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब जो है वो माफिया से लड़ाई कर रहे हैं, देखिए लड़ाई छापा मार के नहीं होनी, लड़ाई जो है वो पुलिस की नफरी भेज के नहीं होनी, लड़ाई होनी है पॉलिसी टूल के थ्रू। हुकूमत की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हुकूमत का जो अवलीन पर्पस है, जो मकसद है, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है, उनको सस्ती चीनी, सस्ता आटा प्रोवाइड करना है। मैं डॉक्टर फारूक साहब आपने बड़ा क्लियरली अपना पॉइंट रखा। जो फारूक कैसर साहब बात कर रहे थे, मैं जरा उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। वो पूरी महंगाई को या इस पूरे सिनेरियो को, या जो हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी है, सिर्फ डॉलर रेट से जोड़ रहे हैं मैक्सिमम। वो कहते हैं कि जब आपका डॉलर वहां जाएगा, आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, कमोडिटीज खुद ब खुद ऊपर जाएंगे, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी तरीका इख्तियार कर लें। आपके ख्याल में वाकई अगर हमारा डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, रुपया महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, और ये डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा इसी तरह से? देखिए, इसमें तफरीक है। जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, 85% हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बैरूनी मुल्क से आती है, और वो हम डॉलर में खरीदते हैं। तो रुपया गिरेगा तो जाहिर बात है कि उनकी कीमत चढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि सब्जियां पाकिस्तान में उगाई जा रही हैं, दूध पाकिस्तान में उगाया जा रहा है, आटा हमारी अपनी फसल है, चीनी जो गन्ना है उसकी हुकूमत खुद से सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, गोश्त जो है हम बकरे कोई इंपोर्ट तो नहीं कर रहे किसी दुनिया के बाहर से मुल्क से। तो एटलीस्ट ये 4 या 5 चीजें जो जरूरी अशिया हैं, इनकी जो कीमत बढ़ना है वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड नहीं हो सकती।
देखिए चीनी के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है कि बाहर से चीनी इंपोर्ट नहीं होगी, तो हमने बंदिशें लगा रखी हैं, तो इन हर चीज का डायरेक्टली ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से नहीं है। जो चीज इंपोर्ट करते हैं उसका जरूर है, हर चीज का है। मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। नहीं, मैं कहना चाहूंगा जी, मैं फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं ये कहता हूँ जी कैसर साहब, मैं कहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि गोश्त का नहीं है, गोश्त की आपने एक्सपोर्ट अलाउ कर रखी है। अगर बाहर दुनिया में गोश्त की कीमत ऊंची है और हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ज़्यादा हो रही है आजकल, एक्सपोर्ट हो रही है, तो यहाँ तो वही प्राइस आएगी ना जिस भाव पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो सब एक्सपोर्ट हो जाएगा। माजरत के साथ सवाल यह है कि हुकूमत का काम पहले अपने अवाम का पेट भरना है या पहले एक्सपोर्ट करना है, फिर बात गवर्नेंस पर आ जाएगी। अभी पहले भी बात अफगानिस्तान स्मगलिंग की सर, तो यही तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, अपनी कौम का पेट भरे बगैर आप ये पॉलिसी गलत है। इसका मतलब है अगर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है तो हमने 2 मुल्कों के लिए गंदम पैदा करनी है, 2 मुल्कों के लिए चीनी पैदा करनी है, हमारे लोग भूखे रहे और आप एक्सपोर्ट कर देंगे। नहीं, ये बात सही है, एक्सपोर्ट को बंद कर देना, वो तो इन्होंने ये पॉलिसी भी गलती है। आप एक्सपोर्ट बंद कर दें, आप स्मगलिंग के ऊपर पूरा कोशिश करें कि स्मगलिंग ना हो। इस वक्त तो वेजिटेबल हैं वो एक्सपोर्ट भी अलाउ है, तो जब एक्सपोर्ट आप अलाउ, आपको पैसा चाहिए, आपका करंट अकाउंट पहले खसारा हो रहा है, तो बाहर से भी आ रही है ना, फिर सवाल तो फिर ज़रिए अजनास की पैदावार पे भी आ जाएगा ना कि आप अपने जितना भी पैदा कर पा रहे हैं। मैं एक फिक्रा ये कह रहा हूं कि मेरा ये कहना है, चाहे बाहर से कोई चीज़ आ रही हो या हमारी अपनी प्रोडक्शन हो, सब रिलेटेड है डॉलर से, दुनिया की प्राइस से। या आप एक्सपोर्ट को बंद कर दें, मैं फारूक सलीम साहब की बात से एग्री नहीं करता, या तो आप एक्सपोर्ट बंद कर देना, बाहर कीमत ऊंची होगी। तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि हुकूमत को पॉलिसियां ऐसी बनानी चाहिए जब तक अपने मुल्क की सफिशिएंट नहीं हो। अब गोश्त नहीं होना चाहिए एक्सपोर्ट। सर, दुनिया जहान में मेरा ख्याल मुल्क ऐसे ही बनाते होंगे, अपनी कौम की जरूरत पूरी करने के बाद चीज एक्सपोर्ट होती होगी। अपनी कौम की पूरी ना हो, आप एक्सपोर्ट कर दें, साल में 2 बार गंदम करें, चीनी करें और फिर इंपोर्ट करें। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ये फरमाइएगा, ये जो रिलीफ पैकेज भी दिया गया, अवाम इसको समझ नहीं पाई है। अभी जितनी ये गुफ्तगू हो रही है, बार बार ऐलान किया जाता है सब्सिडी देंगे, ये रिलीफ पैकेज है, वो रिलीफ पैकेज है, अवाम समझ क्यों नहीं पा रही कि हुकूमत आसानी करना चाह रही है? फिर मीडिया से कहा जाता है कि आप सही तौर पर तासुर नहीं पैदा कर पा रहे। देखें, ऐसे जब क्राइसिस होता है, जब कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और गवर्नमेंट उसको बड़ा सख्त एक बुरानी सूरत पैदा हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट ने जारी बात है कोई ना कोई रिलीफ मेजर तो लेना ना, कि लोगों को किसी तरह कूल डाउन किया जाए, काम डाउन किया जाए, नहीं तो लोग तो फिर बाहर सब सड़कों पे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर निकल आएंगे। तो लिहाजा ये फिर एहसास प्रोग्राम के तहत अब इसको कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम 15 करोड़ या 20 करोड़ लोग जो हैं उनको जनाब हम ये अपना टारगेटेड सब्सिडीज होंगी, दाल की, घी की, आटा की वगैरह ये चीज़ें। तो ये एक ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक मैं ये नहीं कहूँगा कॉस्मेटिक है, लेकिन चले देखते हैं कि अगर वो किस तरह रिलीफ जो है लोगों को पहुँचाए। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें, पहली ये है, देखें ये बात तो सही है, हमने अपनी सारी उम्र देखा है, जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है तो विद इन आवर्स एंड 1-2 दिन में एकदम हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और क्या लॉजिक दी जाती है कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया तो जनाब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो कॉस्ट ऑफ जो हमारा जो ओवरऑल है प्रोडक्शन, वो तो फिर देखें ना, उसमें ट्रांसपोर्ट अगर महंगी होगी वगैरह तो फिर हमें तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी रैपिड, इतनी फ्रीक्वेंट बिग राइजेस इन पेट्रोल की प्राइस, गैस की प्राइस और ये बिजली बार बार जो आई है ना, उससे एकदम लोग घबरा गए और मामला बड़ा वो जिसको कहते हैं ना क्राइसिस की तरफ चला गया। अब मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, ये हुआ क्या है आपने नोट नहीं किया, और इसको एंगल को मत भूलिएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने गलती से मेरे ख्याल एक स्टेटमेंट दे दी कि वी आर वेरी क्लोज टू दी मीटिंग दी IMF कंडीशंस। आज मैं फारूक साहब का आर्टिकल पढ़ा था IMF वाला, तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि ठीक है, माफिया और ये तमाम चीजें सब ने पैसे बनाने, माल बनाना है, लेकिन हमने ये जो पिछले 1 महीने में पै दर पै जो कीमतें बढ़ाई हैं और ये IMF उन्होंने कहा था कि ये हम वी आर क्लोज टू देयर IMF मीटिंग द कंडीशन और फिर हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तो पिछला इस रनिंग हफ्ते की बात है, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। वो तो उन्होंने कहा था ना वज़ीर खजाना ने ये भी कि 5 रुपए तक बढ़ानी थी बिजली की, अभी तो हमने 1 रुपए कुछ पैसे बढ़ाई हैं जी। इन्होंने पहली दफा 10 रुपए बढ़ाई और फिर आप देखिए इतनी अर्जेंसी थी
वो एग्रीमेंट की जो ये करने वाले थे या जो कि इन्होंने रात को 8 बजे जो है फिर बढ़ाई पेट्रोल की प्राइस, ऑल्दो अगला जो इंक्रीज है वो 15 नवंबर को ड्यू है। तो इस फैक्टर को मत रूल आउट करें कि ये जो पाकिस्तान में बहरान आया है इसमें ये IMF कंडीशन को मीट करने की वजह से जो सारा मामला डिस्टेबलाइज हुआ पाकिस्तान में, इसको ना भूलें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे शुगर की बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, इन्होंने जो स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं कि जनाब वो 55 बिलियन रुपीज या 45 अरब जो उनको फाइन हुआ है उस पर सुना उन्होंने स्टे लिया हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं मीडिया के अंदर, इस तरह और बाकी मामला पे भी स्टे है। तो भाई ये जहां अवाम की वेलफेयर की बात हो तो ये गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने ठीक बात की है, व्हेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि ये मामला जो सेटल डाउन हो। अदरवाइज सफर तो हम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्यों नहीं फिर स्ट्रांगली ऐसे केसेस को परसू करती है। बड़ी अहम बात है कि क्या जो रिलीफ दिया जो कॉस्मेटिक रिलीफ है, यानी IMF की शरायत हुकूमत पूरी कर रही है, बोझ अवाम पर है, अवाम को फायदा क्या मिलेगा इस सबसे? डॉक्टर फारूक से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक साहब, IMF की शराइत पर ये महंगाई, ये भी एक लिंक मौजूद है, आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? कर्जे तो बढ़ रहे हैं हमारे, उसी हिसाब से ये फरमाइएगा कि क्या ये मवाजने का क्राइटेरिया दुरुस्त है? और जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई दुनिया की वजह से यहाँ पर हो रही है, ये हुकूमत जस्टिफाई कर पा रही है खुद को? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF हमें ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने प्रोग्राम में नहीं लेके जाता। हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि खुदाया हमें अपने पैकेज का हिस्सा बना लें। हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखी जाती कि हमने IMF के पास जाना है। हम अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरियों से, अपनी गलतियों की वजह से और अपने खसारों की वजह से IMF के पास जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी चीज ये, मुझे जो सवालात मेरे जहन में है कि 55 रुपए की चीनी थी आज से 3 साल पहले, अब वो 155 पे पहुंच गई है। ये IMF नहीं, IMF ने इसमें कोई रोल नहीं। IMF ने हमें मजबूर नहीं किया कि आप अपनी चीनी 55 से 155 पे ले जाएं। IMF ने हमें मजबूर नहीं किया कि आप अपना आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए पे ले जाएं। 2000 अरब का हम नुकसान कर चुके हैं अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, PIA, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील। IMF हमें मजबूर नहीं करती, ये IMF की एडवाइस के ऊपर हम नुकसान नहीं कर रहे हैं। जो गंदम का शोबा है उसमें 750 अरब का इस वक्त हुकूमत कर्जा ले चुकी है बैंकों से, ये IMF की वजह से नहीं हुआ। मैं यकीन दिलाता हूं, मैंने बहुत अरसा आलमी मालियाती इदारों के साथ काम किया है। IMF और पाकिस्तान के एग्रीमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी बिजली के रेट बढ़ा दें। IMF ये कहती है कि खुदाया आप लोग 400 अरब रुपए का नुकसान करते हैं अपने बिजली के शोबे में, वो खसारा खत्म कर दें। अब हुकूमत के पास ऑप्शन ये होती है कि आप चोरी खत्म कर दें, खसारा कम हो जाएगा। 20-25% चोरी हो रही है बिजली, हुकूमत के पास ऑप्शन ये है कि जो वसूली हो रही है इस वक्त वो 90% पे आ रही है, वो आप 100 पे ले जाएं, आपको जो टैरिफ है वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जब हुकूमत नाकामयाब रहती है, फेल हो जाती है चोरी रोकने में, वसूली बढ़ाने में, तो फिर मजबूरन उसको टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं। IMF ने आज तक 75 साल की तारीख में किसी मुल्क से ये नहीं कहा कि आप अपनी करेंसी का रेट डिवैल्यू कर दें। वो ये कहती है कि ओपन मार्केट को इजाजत दे दें कि वो आपकी करेंसी का रेट डिटरमिन करे। अब अगर आपकी इंपोर्ट 6 बिलियन की हो रही है और आपकी एक्सपोर्ट 2 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही, तो आपका रुपया गिरेगा। ये IMF के कहने पे ये काम नहीं हो रहे हैं, ये हमारी अपनी गलतियां हैं, ये हमारे अपने खसारे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम IMF को एक कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि हुकूमत फेल हो रही है, हुकूमत कामयाब नहीं हो पाती अपनी पॉलिसी में, पॉलिसी बन ही नहीं पाती है हमारी। तो फिर हम कह दीजिए कि IMF की वजह से बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, IMF की वजह से आटे का रेट बढ़ गया है, IMF की वजह से चीनी का रेट बढ़ गया है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान और IMF का जो एग्रीमेंट है वो जिसने पढ़ा है उसमें मुझे कहीं दिखा दें कि IMF ने ये शर्त रखी। सही। मैं कैसर शेख साहब, ये हमारा जो आपने ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात भी की थी, माशी बहरान जो है कहीं ना कहीं दिखता है, या इसको बात की जाए कि सियासी बहरान से भी जुड़ा हुआ है। अपोजिशन पर तोल रही है लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। क्या वाकई अपोजिशन इस जगह पर मौजूद है कि आवाम को मोबिलाइज कर लेगी? क्या वो आवाम के साथ कनेक्टेड है, या आपको लग रहा है कि ये आसान तरीका है हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बाहर निकलने का, जब हुकूमत खुद माशी बहरान में फंसी हुई है?
ये हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है और इनकम्पिटेंस है, उनकी काबिलियत नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है, उनकी प्लानिंग नहीं है। तो लोग तो इस वक्त इतने ज़्यादा परेशान हैं। जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ और लोग जाते हैं अपने अपने हल्कों में, तो हमें तो हमारे ऊपर बड़ा दबाव और प्रेशर है। तो ये हमें तो देखिए इस हुकूमत को तो हटना है। इस हुकूमत की पॉलिसियाँ देखिए, मैं आपको बताऊं क्या वजह है कि इंडिया में कोविड, सर आप आवाम को तो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे ना, आवाम तो आपके साथ नहीं खड़ी हो रही। नून लीग खुद अपने उसके साथ क्लियर नहीं है। कल मौलाना साहब नाराज हो गए, बट आप लोग उनको कोई फाइनल डेट नहीं दे सके लॉन्ग मार्च के लिए। ये दुरुस्त कह रहे हैं कि अवाम अभी तक उतनी नहीं, मैं आपको सही मैं मुतफिक हूँ, लेकिन अवाम को इवेंचुअली निकलना पड़ेगा ना। जब अवाम अगर नहीं निकलेगी, अवाम निकलेगी तो कुछ तब्दीली आएगी। नहीं, ये हुकूमत तो के ऊपर तो दबाव तभी पड़ेगा और अपोजिशन भी तब अपना रोल प्ले कर सकेगी। जो दिन ब दिन इनकी नाअहली है वो बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे कहा कि इंडिया में इस साल कोविड के बावजूद 44 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब डॉलर की आई है। जब आप छापे मारेंगे, जब आप नैब को एक्टिव करेंगे, तो कोई बाहर का बंदा पैसा यहाँ लेके नहीं आएगा। देखिए आजकल ओपन मार्केट है। ये प्रॉफिट जो कहते हैं ना कि हमारा माफिया, ये माफिया के बारे में जो बातें करते हैं, देखिए बाहर एक एक कंपनी उतना कमाती है जो हमारे पूरे मुल्क की कमाई होती है। उनकी कमाइयाँ या उनके चंद बंदे इतने कमा लेते हैं, तो वो मना नहीं करते। ये टैक्स लें, टैक्स लेना हुकूमत का काम है। अमीर आदमी ने कमाया है और हम खुद कह रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं चैम्बरों में, तमाम चैम्बरों से बनते रहे। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर रहा, मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर रहा, मेरा बेटा मरहूम लाहौर और कारोबारियों के वोट लेके बनते रहे। भाई मैं ये बात कारोबारियों को पसंद नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमने कमाया है तो हमसे ज्यादा टैक्स की परसेंटेज करें। और वो कारोबारी हजरात हुकूमत को ट्रस्ट कर रहे हैं कैसर शेख साहब और हुकूमत की आप कह रहे हैं और टैक्स दे, तो क्या हुकूमत की पॉलिसीज को ट्रस्ट कर रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि पिछले साल से इस बार इनकम टैक्स भी 25-30% बढ़ रहा है एक साल में। आप और बढ़ाएं, आप लेके उनको सबसे गरीब आदमी पे दरमियान ये जो 120 अरब रुपए का इन्होंने दिया है वो ज़ाया हो जाएगा। और ये तनख्वाहें इस वक्त बढ़ाएं, कम से कम तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए और जिसकी तनख्वाह 40,000 तक है उसको 25% बढ़ा दें। आसान काम है। और बाकी लोगों को भी कुछ सब्सिडाइज करें। ठीक है। दुनिया की कीमतों, आज मैं आपको बताऊं, आपके पास सोने की कीमत है, आपने $1,700 में ली है। अगर यहाँ $1,800 दुनिया की कीमत हो जाएगी, आप नहीं बेचेंगी किसी को। काटन है, हालांकि हमारी अपनी उगती है, लेकिन दुनिया की प्राइस पे काटन चलती है। आप कोई चीज भी कमोडिटी आप जब सिर्फ माफिया के चक्कर में ना पड़े और पकड़ने धकड़ने से हमारी मतलब कैसर शेख साहब कह रहे हैं माफिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ये कैसर शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कि माफिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जी ये नई वैसे खबर है। मेरे से साबित करें, मुझे साबित करें कहां है माफिया। और अगर माफिया है तो प्रोग्राम अलग रखेंगे, इस पर एक प्रोग्राम अलग रखेंगे। फारूक हमीद साहब की तरफ में जाऊंगी। सर मुझे एक और इशू पे भी, आपने नैब की भी बात कर दी कि बाहर भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट आई और यहाँ सिर्फ $2 अरब। फारूक हमीद साहब एक बड़ा अहम सवाल है, यहाँ बड़ा एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, दिखता यह है कि हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर किए, खजाने में सिर्फ 6.5 अरब पहुंचते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अब ऑडिटर जनरल को कहा गया है कि इसकी पूरी की पूरी ऑडिट होनी है। सर ये हो क्या रहा है कि 812 अरब गालबन वागुजार होते हैं, मीडिया को भी बताया जाता है, आवाम को भी बताया जाता है, नैब ने इतने पकड़ लिए, इतने आगे, खजाने में कुछ जा नहीं रहा, किसकी जेब में जा रहा है? देखिए ये बात समझने वाली है। वैसे तो आई सपोर्ट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो उन्होंने ऑडिटर जनरल को कहा कि आप पूरा ऑडिट करें जो आज तक नैब ने पिछले 20-21 साल में जो सारी रिकवरीज की हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ बातें समझनी चाहिए। नंबर एक ये, नैब की रिकवरी 2 किस्म की हैं, एक कैश रिकवरी और एक काइंड वाली रिकवरी। कैश की रिकवरी जो है वो तो जो वो रिकवर करते हैं ये चीटिंग वाले केसेस में, पब्लिक फ्रॉड के केसेस में, हाउसिंग स्कैम वगैरह, वो जो रिकवर करते हैं वो जनाब नैब के एक अकाउंट में पैसा होता है, वो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाता, स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं जाता, वो वापस जो है वो लोगों में डिस्पर्स हो जाता है। जब भी उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं मुतासिर में वापस चला जाता है, बाय द बिलियंस इट गोज बैक। सिर्फ एक एग्जांपल, कोऑपरेटिव स्कैम 13 अरब रुपए का था, नैब ने मेरे ख्याल 13 अरब से ज्यादा रिकवर किया और लोगों को वापस किए। और मुझे याद है 2009 में जब मैंने नैब छोड़ा था तो पंजाब कोऑपरेटिव लिक्विडेशन बोर्ड के पास 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज थी जो कि सीज की गई थी और जिनको आगे ऑक्शन करके डिस्पोज ऑफ करना था। तो दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टीज की जो इन्होंने अपना कॉन्फिस्केट की हुई है, उन प्रॉपर्टीज में उनकी भी मालियत है।
अरबों की उनकी मालियत है। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, मुश्ताक रईसानी साहब जिनको अब 7 साल जेल हुई है, सेक्रेटरी फाइनेंस बलूचिस्तान, उनसे 75 करोड़ कैश की रिकवरी हुई थी। ठीक है जी, जो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को वापस जाना चाहिए, आई एम श्योर चला गया होगा। और दूसरा 5-6 घर थे उनके डीएचए वाले, जो कि अब मुझे पता लगा कि अभी तक वो बिके नहीं है। इसी तरह डबल शाह की बड़ी प्रॉपर्टीज थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो शो करते हैं 812 रुपए, इसमें कैश रिकवरीज भी है, इसमें जो प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं, जो टेक ओवर की गई हैं, उनकी मालियत भी है। और याद रखें कि गवर्नमेंट के खासकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं या उनके मुलाजमीन, जब वो प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रजा करार तौर पे पैसे वापस देते हैं, वो भी अरबों रुपए में है। वो पैसा जो है फिर उस चले, ये तो फिर ऑडिट से पता चलेगा। फिर भी 812 अरब कहना और खजाने में सिर्फ 6.5 अरब जाना, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप है, कितने 100 अरब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी में या किसी और मद में है? कोई 400-500 अरब या 300 अरब भी खजाने में चला जाए तो कहेंगे जी 200-300 अरब खजाने में चला गया। वो तो नैब ये क्लेम कर रहा है कि पिछले 4 साल में 500 तकरीबन 550 अरब तो पिछले 3-4 साल में इन्होंने रिकवर किए कैश में और काइंड में। और देखिए हर अमाउंट जो है वो स्टेट ट्रेजरी में नहीं जाता है, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न, लोगों को वापस करना होता है। और अभी आपने खबर ये भी सुनी होगी पिछले कुछ अर्से में कि सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए वापस किए, कि आपकी गवर्नमेंट के लोगों ने पैसे वापस किए, रिकवर किए हम हमसे, और हम आपको ये पैसे वापस दे रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट का भी है, एरा एक फेडरल गवर्नमेंट इदारा है, उसके लिए मैं ख्याल 2 साल पहले जो उन्होंने रिकवरी की, वो तमाम प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स जो है नैब ने उनको अमीर हो जाना चाहिए तमाम सूबों की हुकूमतों को और वफाक की हुकूमत को। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इतने असासे नैब रिकवर कर रहा है, अरबों की मालियत है, किसी भी सूरत में हो अगर हुकूमत के हाथ आ जाए आप उसको सेल करें और आवाम के ऊपर खर्च कर दें। नैब करप्शन से ये हासिल कर रहा है जो लोगों ने की है। रियासत फायदा क्यों नहीं उठा रही इतने असासों से? कहीं रख के बैठे हुए हैं? देखिए, नैब की तारीख गवाह है कि नैब बनाया गया था सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए। उसका हदफ, उसका टारगेट ये नहीं था कि उसने करप्शन पाकिस्तान से दूर करनी है, और उसमें वो बड़ा कामयाब रहा है। हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया है अपने सियासी जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ, और कामयाबी से इस्तेमाल किया है। ये इस वक्त जो असल सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं कोई पिछले 40 साल से आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब 17,000 की औसतन आमदन है एक पाकिस्तानी की, और आटा बिक रहा है 75 रुपए का किलो, चीनी बिक रही है 150 रुपए की किलो, अगर कुकिंग ऑयल लेंगे 400 रुपए का लीटर है, दर्जन अंडे 200 रुपए के, टमाटर 180 रुपए किलो। ये 17,000 रुपया जो महीने का कमा रहा है पाकिस्तानी, अब मेरी समझ से बाहर हो गया है। मेरे ज़हन में इसका जवाब नहीं मिल रहा कि वो जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हाउ इज ही एबल टू मेक हिज 2 ends मीट? देखिए, हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं, बताते हैं कि 2000 कैलोरीज चाहिए एक इंसान को ताकतवर रहने के लिए। 17,000 रुपया महीना, और जो कीमतें मैंने आपके सामने रखी हैं आटे, चीनी, टमाटर और अंडे की, वो 2000 कैलोरीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं खरीद पा रहा। असल सवाल ये है, और इसका जवाब ना तो पीटीआई दे रही है और ना ही कोई मुतबादिल जो उनकी ऑपोजिशन है, पीएमएलएन हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए। अभी कहा जा रहा था कि लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। देखिए, ऑपोजिशन के पास इस वक्त बयानियां नहीं है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो कोई मुतबादिल फॉर्मूला आवाम के सामने नहीं रख पा रहे हैं। फारूक साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की, ऑपोजिशन के पास फार्मूला नहीं है, फिर हम महंगाई के जिस इसमें गिरदाव में फंस गए हैं, मुस्तकबिल करीब में अगर तो ऑपोजिशन के पास भी कुछ नहीं है, हुकूमत तो 3 साल में खुद मुश्किल में आ गई है, ये वाली हुकूमत, फिर निकलेंगे कैसे इसमें से? मतलब आप तो एक जिसे कहते हैं नाउमीदी की सूरत हाल बता रहे हैं। देखिए, मैं तो क्यों नहीं फार्मूला, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर फारूक का जवाब लेके कैसर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ जी। देखिए, रियलिटी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और मेरा खदशा तो ये है कि एक नया महंगाई का तूफान जो है वो हमारे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। जिस तरह हम बिजली के शोबे में नुकसान करते चले जा रहे हैं, जो बाकी हम नुकसानात बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में नुकसान कर रहे हैं, ये सारा का सारा बोझ ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों को उठाना है। हुकूमत जो है वो सबसे बड़ा बोझ बनी हुई है इस वक्त रियासत पाकिस्तान की। रियासत इटसेल्फ जो है उसके पास बड़े वसाइल हैं, लेकिन उसके सारे वसाइल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जाया कर रही है। जी कैसर साहब, क्या हाल है मुख्तसरन में, ताकि फिर फारूक साहब का भी ले लूं? कोई हल है? आवाम पे बोझ है बड़ा ये बहुत आसान हल है। देखिए,
मैंने पहले आपको कहा कि इंडिया में बाहर से पैसा, इन्होंने कहा था ना कि जब इनकी हुकूमत आएगी तो लोग बाहर से पैसा लेके आएंगे। इंडिया में 44 अरब डॉलर आ गया, हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर आया। हल है कि हम अपना माहौल को बेहतर करें, कारोबारी को मामलात को। दूसरा हल ये है कि हमारी जो कंपनी है जो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ब्यूरोक्रेट काम करना नहीं चाहता, वो अपने बंदे उनके लगे हुए हैं या पॉलिटिकल पार्टियों के लगे हुए हैं, वो बंदों को हटाना नहीं चाहता। ये जो प्राइवेटाइज करें, इस वक्त तकरीबन 700-800 अरब रुपए का सालाना खसारा हो रहा है उन कंपनियों में जिसमें हज़ारों अरब पाकिस्तान के लगे हुए हैं, हज़ारों अरब रुपए, उसमें हज़ारों अरब रुपए लगा के 700-800 अरब का खसारा हो रहा है। रेवेन्यू लेना था, रेवेन्यू पूरी दुनिया में सबसे कम हमारे यहाँ आ रहा है। 11% हमारी कौमी आमदनी का रेवेन्यू आ रहा है। हमें क्यों नहीं 15% कर सकते? हम रेवेन्यू को बढ़ाएं ना। हल क्यों नहीं है? हल है, असल में ब्यूरोक्रेट लगा देता है माफिया की तरफ। ये माफिया है, कारोबारी माफिया है, वो खुद अपनी पकड़ में तो आता नहीं। जो करप्शन एफबीआर में और हुकूमत के इदारों में है, क्या वो कम हुई है? इस वक्त भी आपका ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं, और बढ़ गई। आप क्या करप्शन को ठीक करें? ये कह रहे हैं कि महंगाई का एक नया तूफान सामने खड़ा है। फारूक हमीद साहब, योर लास्ट वर्ड्स, कि कोई हल है इससे निकलने का या आवाम मजीद महंगाई की तैयारी करे? देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब तक ये अपनी गवर्नेंस टॉप टू डाउन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे और ये तमाम जो मामलात हैं जिसके इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे और ये मामला ऐसे ही चलता जाएगा तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? कैसर शेख साहब ने ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया है। ये 3 साल में सीख नहीं पाए, इनसे ब्यूरोक्रेसी चल नहीं रही या चलाई नहीं जा रही? नहीं जी, बात बड़ी सिंपल है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी शामिल हो गई है अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ। पिछले 3 साल से क्या हो रहा है, इन्होंने 4-5 टॉप ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा है, 2-2 साल को जेल में रखा है, उनके रेफरेंसेस नैब ने फाइल किए, लेकिन जारी बातों को फिर बेल मिल गई क्योंकि बड़ी प्रोलॉन्ग उनकी वो अपना जेल हो गई थी। तो उससे बाद जारी बात है अपना ब्यूरोक्रेसी ने फिर हेड बैक किया और बड़ी बुरी तरह हेड बैक किया। पॉलिसीज की तलाश है और साथ इस्तेहकाम की तलाश है निजाम को। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।